बूढ़ी औरतों के साथ सोने का शौक आखिर हर नौजवान को क्यों होता है? क्या वजह है कि हर जवान लड़का अपने ख्वाबों में एक बूढ़ी औरत को देखता है? उनके जहन में ये तसव्वुर क्यों बैठा होता है कि अगर किसी दिन उन्हें मौका मिले तो वो किसी उम्रदराज औरत के साथ एक पूरी रात गुजारें? क्या ये शौक कर है या कोई अंदर का अधूरा जज्बा? आज मैं आपको ऐसे ही एक लड़के की सच्ची कहानी सुनाने वाला हूँ जिसकी उम्र सिर्फ 19 साल थी, मगर उसके दिल में ख्वाहिश थी ऐसी जो उम्र और हालात से बहुत ऊपर थी। उसने एक 75 साल की बूढ़ी औरत को अपने जाल में फंसाया। वो औरत जो दूसरों की नजरों में एक बूढ़ी अकेली औरत थी, मगर उस लड़के के लिए एक ऐसा रास्ता जिससे वो अपने हर अधूरे ख्वाब पूरे करना चाहता था। उस बूढ़ी औरत ने उसे ऐसे ऐसे काम सिखाए, ऐसी ऐसी बातें बताईं जिससे वो लड़का दीवाना नहीं बल्कि दीवाना बनने की हद तक पहुंच गया। क्या ये औरत की मजबूरी थी या उस लड़के का जुनून? क्या इस रिश्ते में चाहत थी या सिर्फ जिस्मानी ख्वाहिशें? उन्हें साथ गुजारनी थी कुछ रातें, और उन रातों में होना था बहुत कुछ, वो सब कुछ जो अक्सर नौजवान लड़कों के ख्वाबों में होता है मगर हकीकत में बहुत कम को नसीब होता है। विकास शर्मा एक 21 साल का नौजवान जिंदगी के बोझ तले दबा हुआ था। उसकी मां श्वेता देवी एक संगीन बीमारी से जूझ रही थी। डॉक्टरों ने कह दिया था कि अगर फौरन महंगा इलाज ना हुआ तो उनकी जिंदगी बचनी मुश्किल है। दूसरी तरफ उसकी 18 साल की बहन प्रतीक्षा, जो मुश्किल से एक नामवर कॉलेज में दाखिल हुई थी, फीस ना भर पाने की वजह से पढ़ाई छोड़ने के कगार पर खड़ी थी। विकास खुद कानून की तालीम ले रहा था और साथ ही एक मामूली सी इंटर्नशिप कर रहा था, लेकिन उसकी आमदनी से घर का खर्च बमुश्किल चलता था। ऊपर से उसके वालिद के जमाने का लिया गया भारी कर्ज अब उसके सर पर था। कर्जदार रोज धमकियां देते थे, मां की दवाइयां उधार पर आती थीं और बहन के लिए किताबें लेना भी एक ख्वाब बन चुका था। एक दिन जब विकास एक सस्ती सी चाय की दुकान पर अपनी जिंदगी की उलझनों में डूबा हुआ बैठा था, उसे महसूस हुआ कि कोई उसे गौर से देख रहा है। उसने धीरे से सर उठाया तो सामने एक बावकार औरत खड़ी थी जिसकी उम्र तकरीबन 70 साल रही होगी। उनकी शख्सियत ऐसी थी कि कोई उन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकता था। सफेद रंग की कीमती साड़ी, हीरों से जड़ा हुआ नफीस जेवरात और आंखों में झलकती हुई शान। विकास समझ नहीं पाया कि इतनी बड़ी शख्सियत वहां क्या कर रही थी और उसे क्यों देख रही थी। तुम्हारा नाम विकास शर्मा है? औरत की आवाज गहरी और असरदार थी। तुम्हारी मां श्वेता देवी एक संगीन बीमारी से लड़ रही हैं और तुम्हारे सर पर भारी कर्ज है। विकास के हाथ से चाय का गिलास छूट गया। आप कौन हैं? उसने घबराकर पूछा। अनुराधा देवी मुखर्जी, औरत ने अपना नाम बताया। शायद तुमने मेरे बारे में सुना होगा। विकास को याद आया, मुखर्जी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री मुल्क के सबसे बड़े तिजारती ग्रुप्स में से एक, जिसकी मालिक थीं अनुराधा देवी मुखर्जी। अरबों की दौलत, हाई प्रोफाइल पार्टियां और अनगिनत मुतनाज़ा मसले, लेकिन वो यहाँ क्या कर रही थी और उसे उसकी इतनी जाती बातें कैसे पता थीं? आप मुझसे क्या चाहती हैं? विकास ने शक भरे लहजे में पूछा। अनुराधा देवी ने गहरी सांस ली और कहा, शादी। विकास को लगा उसने कुछ गलत सुना है। क्या? हाँ, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूं, उन्होंने निहायत सादगी से कहा। विकास के तो होश उड़ गए। क्या यह मजाक था? एक 70 साल की अरबपति औरत एक 21 साल के मुफलिस लड़के से शादी करना चाहती है? ये कोई मजाक है? उसने हैरत से पूछा। नहीं, अनुराधा देवी का चेहरा संजीदा था। ये एक तजवीज है। अगर तुम मुझसे शादी करोगे तो मैं तुम्हारी मां का मुकम्मल इलाज करवाऊंगी, तुम्हारी बहन की तालीम का सारा खर्च उठाऊंगी और तुम्हारे तमाम कर्ज चुका दूंगी। विकास को लगा जैसे वो कोई ख्वाब देख रहा हो। इसके बदले मुझे क्या करना होगा? कुछ नहीं, बस मेरा कानूनी शौहर बनना होगा। शादी सिर्फ कागजों तक महदूद रहेगी, तुम्हारी जिंदगी पर कोई बंदिश नहीं होगी, तुम्हें मुकम्मल आजादी मिलेगी। ये तजवीज विकास के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं थी, मगर उसके दिल में अजीब सा डर बैठ गया। ये औरत जो मुल्क की सबसे अमीर औरत थी, शादी क्यों करना चाहती थी? क्या तुम्हें सोचने के लिए वक्त चाहिए? अनुराधा देवी ने पूछा। विकास समझ नहीं पा रहा था कि क्या जवाब दे। उसे महसूस हो रहा था कि ये तजवीज
किसी जाल जैसी लग रही है। लेकिन यह भी सच था कि अगर उसने हाँ कर दी तो उसकी मां की जान बच सकती थी, बहन का मुस्तकबिल संवर सकता था और उसकी अपनी जिंदगी भी बदल सकती थी। मगर क्या यह सब इतना आसान था? उसने गहरी सांस ली और कहा, मुझे सोचने के लिए वक्त चाहिए। अनुराधा देवी हल्के से मुस्कुराईं। ठीक है, लेकिन याद रखना, यह तजवीज हमेशा के लिए नहीं रहेगी। यह कहकर वो धीरे से अपनी कीमती कार में बैठी और रवाना हो गईं, मगर विकास के दिल और दिमाग में हजारों सवाल छोड़ गईं। क्या यह सौदा वाकई इतना आसान था या इसके पीछे कोई गहरा राज छुपा हुआ था? विकास को अब तक यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी शादी 70 साल की करोड़पति औरत अनुराधा देवी से हो चुकी है। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि उसे समझने का मौका ही नहीं मिला। ना कोई धूमधाम, ना कोई रस्म रिवाज, सिर्फ कुछ कानूनी दस्तावेजों पर दस्तखत और गवाहों की मौजूदगी में उसकी किस्मत बदल गई थी। अब वो उस आलीशान हवेली का कानूनी मालिक तो नहीं, लेकिन एक अहम हिस्सा जरूर बन चुका था। जब विकास ने पहली बार हवेली में कदम रखा तो उसकी आंखें चमक उठीं। ये कोई आम हवेली नहीं थी, बल्कि एक महल जैसी पुरअसर इमारत थी, इतिहास की गवाही देती हुई, वक्त की परछाइयां समेटे हुए। चौड़ी संगमरमर की दीवारें, ऊंचे ऊंचे स्तंभ जिन पर नफीस नक्काशी की गई थी, पुराने जमाने के झाड़ फानूस जिनकी रोशनी अब भी हल्के हल्के चमक रही थी। दीवारों पर महंगे विदेशी पेंटिंग्स, कुछ राजाओं महाराजाओं की तस्वीरें और कुछ अजीब सी मूर्तियों जैसी शक्लें। ऐसा महसूस होता था जैसे इन तस्वीरों में हवेली की पुरानी कहानियां कैद हों। विकास आगे बढ़ता गया। उसके कदमों की आहट हवेली की गहरी खामोशी में गूंज रही थी। फर्श पर बिछी कीमती ईरानी कालीनें हवेली की दौलत और शानो शौकत की दास्तान सुना रही थीं, मगर हवेली के अंदर एक अजीब सी ठंडक थी, जो मौसम की वजह से नहीं बल्कि किसी अनदेखे खौफ की वजह से महसूस हो रही थी। हवेली के मुलाजिम भी कुछ अजीब से थे। सबसे बूढ़ा नौकर हरिशंकर, तकरीबन 60-65 साल का एक दुबला पतला झुर्रियों भरा शख्स था। उसकी आंखों में हमेशा एक डरा हुआ सा असर रहता था। जब भी विकास उससे कोई सवाल करता, वो पहले इधर उधर देखता, जैसे तय कर रहा हो कि कोई सुन तो नहीं रहा। प्रेमा, हवेली की मुखिया नौकरानी, बहुत कम बोलती थी। जब भी वो विकास के सामने आती तो नजरें झुका लेती और जल्दबाजी फिर अपना काम खत्म करके चली जाती। उसकी आंखों में भी कुछ ऐसा था जो विकास समझ नहीं पाया। वो डर था या कोई गहरा दर्द। बाकी मुलाजिम भी निहायत औपचारिक और हद से ज्यादा चौकस थे। कोई भी बिना वजह विकास से बात नहीं करता था। हवेली में जितने लोग थे उनसे कहीं ज्यादा खामोशियां थीं। मगर सबसे ज्यादा जो चीज विकास को परेशान करती थी वो थी दूसरी मंजिल का एक दरवाजा। हवेली के अंदर एक चौड़ा संगमरमर का जीना सीधा ऊपर को जाता था, मगर जब भी विकास वहां जाने की कोशिश करता, कोई ना कोई नौकर उसे रोक देता। ऊपर जाना मना है बाबूजी, हरिशंकर ने कहा। क्यों? विकास ने झुंझलाकर पूछा। हरिशंकर बिना कोई जवाब दिए अपनी नजरें झुका लेता। ऊपर जाने वाली सीढ़ियों के आखिर में एक बड़ा सा काला लकड़ी का दरवाजा था। ऐसा लगता था जैसे अंधेरा उसमें कैद हो। दरवाजे पर एक भारी लोहा का ताला लगा हुआ था, मगर सबसे अजीब बात यह थी कि उस दरवाजे के ठीक ऊपर एक सीसीटीवी कैमरा लगा था, जो हर वक्त उस दरवाजे पर नजर रखता था। विकास चौंक गया। अगर दरवाजा बंद ही रखना है तो फिर उस पर निगरानी की क्या जरूरत? क्या उस दरवाजे के पीछे कोई रहस्य छुपा था? पहली ही रात विकास को कुछ अजीब आवाजें सुनाई दी। घड़घड़ाहट, टिक टिक, जैसे कोई लकड़ी पर आहिस्ता आहिस्ता चल रहा हो। ये आवाजें दूसरी मंजिल से आ रही थीं। विकास उठकर बाहर आया। जैसे ही उसने ऊपर जाने की कोशिश की, हरिशंकर सामने आ गया। आप यहां क्या कर रहे हैं बाबू जी? विकास खामोश हो गया। हरिशंकर की आंखों में हल्की सी घबराहट थी। रात को यहां मत निकलिए, उसने धीमे लहजे में कहा और चला गया। मगर विकास को उस रात नींद नहीं आई। उसके दिल में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, आखिर उस दूसरी मंजिल के बंद दरवाजे के पीछे है क्या? धीरे धीरे उसे मालूम हुआ कि ये हवेली पहले राजेश मुखर्जी नाम के एक करोड़पति कारोबारी की थी, जो 15 साल पहले एक रहस्यमय हादसे में मारा गया था। कहा जाता है कि उसकी मौत इसी हवेली में हुई थी, मगर उसकी लाश आज तक नहीं मिली। सवाल ये था, क्या अनुराधा देवी को इसके बारे में कुछ मालूम था? क्या राजेश मुखर्जी
कि मौत वाकई एक हादसा थी या फिर कोई सोची समझी साजिश। दिन गुजरते गए और विकास को महसूस होने लगा कि वो एक ऐसी पहेली में फंस चुका है जिसका हल आसान नहीं था। हवेली की दीवारें कुछ छुपा रही थीं, मगर सवाल ये था, आखिर वो राज्य क्या था? रात का तीसरा पहर था। हवेली के बड़े झाड़ फानूस की रोशनी मध्यम हो चुकी थी। बाहर तेज हवाएं दीवारों से टकरा रही थीं, जैसे कोई गहरा राज फुसफुसा रहा हो। अंदर गहरी खामोशी थी, मगर विकास के दिल में तूफान उठा हुआ था। उसे अभी अभी पता चला था कि अनुराधा देवी उससे कोई बहुत बड़ा सच छुपा रही हैं। उसे ये नहीं मालूम था कि वो सच क्या है, मगर इतना जरूर जानता था कि जब वो सामने आएगा तो शायद बहुत देर हो चुकी होगी। विकास ने खुद को संभालने की कोशिश की, मगर बेचैनी उसके अंदर सैलाब की तरह उभर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अनदेखी ताकत उसे पुकार रही हो। हवेली के अंधेरे गलियारे, पुराने लकड़ी के फर्श और वो बंद दरवाजा जिस पर हर वक्त ताला लटका रहता था और जिसे कोई नहीं खोलता था। उस वक्त उसकी दिलचस्पी सिर्फ अनुराधा देवी के दफ्तर तक महदूद थी। जब सारे मुलाजिम गहरी नींद में थे, विकास उठ गया, धीरे से कमरे का दरवाजा खोला और बाहर झांका। चारों तरफ सन्नाटा था। चुपचाप कदमों से वो अनुराधा देवी के झांती दफ्तर की तरफ बढ़ा। ऑफिस हवेली के पश्चिमी हिस्से में था। पुरानी लकड़ी की अलमारियां दीवारों से लगी हुई थीं। बीच में एक बड़ा महोगनी का मेज पड़ा था। विकास ने दरवाजा हल्के से धक्का दिया। खुला था। वो दबे पांव अंदर गया। कमरे में हल्की सी रोशनी जल रही थी। अलमारियों में बेशुमार फाइलें रखी थीं, जिन पर मोटे हरफों में बिजनेस डील्स और प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट्स लिखा था। लेकिन उसकी नजर सीधी मेज पर पड़ी। वहां कुछ पुराने कागजात और एक मोटा लिफाफा रखा हुआ था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। अंदर से कुछ पुरानी तस्वीरें निकलीं। उन तस्वीरों में दो लोग खड़े थे, एक उसका वालिद देवेंद्र शर्मा और दूसरा राजेश मुखर्जी। विकास की आंखें तस्वीरों पर टिक गईं। पापा और राजेश मुखर्जी? राजेश मुखर्जी के चेहरे पर एक अजीब सी घबराहट थी। फिर उसने तस्वीरों के नीचे रखे दो खत देखे। पहले खत में लिखा था, अनुराधा, तुमने मेरी जिंदगी तबाह कर दी। तुमने मेरे पैसे हड़प लिए, मेरे कारोबार को मिट्टी में मिला दिया। मैंने तुम पर भरोसा किया और तुमने मुझे धोखा दिया। तुम्हारी वजह से मेरी बीवी और बेटा मुझसे दूर हो गए। एक दिन तुम्हें तुम्हारे किए की सजा जरूर मिलेगी। दूसरे खत में लिखा था, अगर कल सुबह मैं जिंदा ना रहूं तो इसका जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि सिर्फ अनुराधा होगी। उसने मुझे मेरी ही कंपनी से निकाल दिया। उसने मेरे सबसे करीबी दोस्त देवेंद्र को मेरे खिलाफ भड़काया और अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा। ये आखिरी अल्फाज पढ़कर विकास का सर घूम गया। क्या ये सब सच था? उसने जल्दी जल्दी कागज पलटना शुरू किया। एक तीसरे कागज में साफ लिखा था कि राजेश मुखर्जी ने खुदकुशी की थी अपने ही बंगले में। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। विकास का दिल बैठने लगा। तभी उसे अपने पीछे हल्की सी आहट महसूस हुई। विकास ने धीरे से पीछे देखा। दरवाजे पर अनुराधा देवी खड़ी थीं। उनकी आंखों में ना तो गुस्सा था और ना ही घबराहट, बल्कि एक अजीब सा सुकून, एक ठंडी सी ठहराव था। तो तुमने आखिरकार सब कुछ देख ही लिया, उन्होंने कहा। उनका लहजा नरम था, मगर उसमें ऐसी ठंडक थी कि विकास की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। विकास गुस्से में कांपते हुए बोला, तो ये शादी, ये सब कुछ सिर्फ एक सौदा नहीं था, ये बदला था। अनुराधा देवी हल्के से मुस्कुराई। बिल्कुल, लेकिन मेरे वालिद ने ऐसा कुछ नहीं किया होगा, विकास चीखा। अनुराधा देवी ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी। सच का सामना करना आसान नहीं होता विकास। तुम्हारे पिता ने मेरे शौहर की जिंदगी तबाह कर दी थी। उन्होंने राजेश को खुदकुशी पर मजबूर किया। झूठ, मेरे पिता कभी ऐसा नहीं कर सकते, विकास चिल्लाया। अनुराधा देवी ने उसकी आंखों में सीधा देखा। जैसे तुम समझते हो कि मैं बेगुनाह हूं, तो फिर सच क्या है? विकास ने गुस्से से पूछा। राजेश ने खुदकुशी नहीं की थी विकास, वो धीरे बोली। उसे मारा गया था। विकास जैसे ठहर गया। क्या मतलब? और उसकी मौत की वजह सिर्फ मैं नहीं थी, तुम्हारे पिता भी थे। सबूत कहाँ है? अनुराधा देवी कुछ पल चुप रही, फिर नरमी से बोली,
हवेली की दूसरी मंजिल पर जो दरवाजा बंद है, उसके पीछे जो छुपा है वो तुम्हें सच दिखा सकता है। विकास के रोंगटे खड़े हो गए। वही दरवाजा जिस पर हमेशा कैमरे की निगरानी रहती थी, क्या उसके पीछे वो सच छुपा था जो सब कुछ बदल सकता था? अब वो सिर्फ एक मोहरा नहीं था, अनुराधा देवी का अतीत, हवेली के राज और अपने पिता की छाया, सब कुछ उसके सामने था। ये केवल शादी का बहाना नहीं था, ये एक गहरी साजिश थी। लालच, बदला और सच की एक ऐसी लड़ाई जिसका अंजाम अब वो खुद तय करना चाहता था। मगर वो अकेला कुछ नहीं कर सकता था, इसीलिए उसने अपने सबसे करीबी दोस्त अर्जुन वर्मा से मदद मांगी। अर्जुन एक तजुर्बेकार तहकीकाती पत्रकार था। सबूत चाहिए, अर्जुन ने संजीदगी से कहा, और वो सबूत हवेली के राजों में ही छुपे होंगे। ऐसे सबूत जो सिर्फ कहानी नहीं बल्कि कानूनी कार्रवाई की बुनियाद बन सकें। विकास और अर्जुन ने मिलकर तहकीकात शुरू की। अनुराधा देवी के कारोबारी रिकॉर्ड्स, बैंक ट्रांजैक्शन, कानूनी दस्तावेज और हवेली के पुराने मुलाजिमों से राब्ता किया। जल्द ही उन्हें पता चला कि अनुराधा देवी सिर्फ बदला लेने वाली औरत नहीं थी, वो एक जुर्म के नेटवर्क की सरगना थीं, जिनका काला कारोबार मुल्क के कई हिस्सों में फैला हुआ था। बैंक रिकॉर्ड्स में करोड़ों की मुश्तबा, ट्रक में गैर मालूम खातों की मौजूदगी और 2 पुराने मुलाजिमों का अचानक गायब हो जाना। मगर सबसे बड़ा इंकिशाफ तब हुआ जब विकास को दूसरी मंजिल के एक बंद कमरे की चाबी मिल गई। रात की तारीकी में विकास ने वो दरवाजा खोला। अंदर एक गुप्त स्टडी रूम था। उसमें पुरानी फाइलें, तस्वीरें, वीडियो रिकॉर्डिंग्स और अखबारों के टुकड़े पड़े थे। दीवारों पर लगी खबरें राजेश मुखर्जी की रहस्यमय मौत की तरफ इशारा कर रही थीं। मगर एक फाइल ने विकास को हिलाकर रख दिया। उस फाइल में देविंदर शर्मा का नाम था। मेरे पिता विकास के हाथ कांपने लगे। फाइल के मुताबिक राजेश मुखर्जी और देविंदर शर्मा एक खुफिया जमीन प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। जब देविंदर ने रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी में हिस्सा लेने से इनकार किया तो उन्हें एक रहस्यमय हादसे में मौत के घाट उतार दिया गया। विकास के दिल में आग लग गई। ये सिर्फ बदले की कहानी नहीं थी, ये उसके वालिद की इज्जत और उनके कातिलों को बेनकाब करने की जंग थी। अब वक्त आ चुका था। विकास और अर्जुन ने सारे सबूत जमा किए और सीधे पुलिस कमिश्नर के पास पहुंचे। कमिश्नर ने शुरू में हिचकिचाहट दिखाई, मगर जब उसने गुप्त कमरे की फाइलें और वीडियो देखी तो मामला साफ हो गया। अगले ही दिन हवेली पर छापा मारा गया। अनुराधा देवी को गिरफ्तार कर लिया गया। जब उन्हें हथकड़ी लगाई गई तो वो एक जहरीली मुस्कान के साथ बोली, तुम समझते हो कि तुम मुझे हरा सकते हो? उनकी आंखों में अब भी नफरत सुलग रही थी। तुम्हारी नफरत ने तुम्हें खुद बर्बाद कर दिया, विकास ने कहा। उनका सारा काला धन और गैर कानूनी कारोबार तबाह कर दिया गया। हवेली नीलाम कर दी गई। पूरी जायदाद हुकूमत ने जब्त कर ली। जब अफसरों ने विकास से पूछा कि क्या वो हवेली लेना चाहेगा तो उसने इनकार कर दिया। नहीं, यह हवेली मुझे सिर्फ गुजरे वक्त के जख्मों की याद दिलाती है। मैं अपनी पहचान खुद बनाऊंगा, बिना किसी साए के। कुछ साल बाद विकास ने अपनी इंजीनियरिंग की तालीम मुकम्मल की और एक टेक्नोलॉजी कंपनी कायम की। इसी दौरान उसकी शादी डॉक्टर प्रणीति साहू से हुई, एक ऐसी औरत जो विकास की तरह ही मुश्किलों से लड़कर आगे बढ़ने पर यकीन रखती थी। उनके बेटे आदित्य की पैदाइश पर विकास ने एक नया इरादा किया। मैं अपने बेटे को वो जिंदगी दूंगा जो मुझसे छीन ली गई थी। अब वो न सिर्फ देविंदर शर्मा का बेटा था, ना अनुराधा देवी का शौहर, बल्कि अपनी एक नई पहचान बन चुका था। माना कि गुजरे वक्त की काली परछाइयां अब भी उसके ख्वाबों में आती थीं, मगर अब वो डरता नहीं था, क्योंकि अब उसे यकीन था इंसाफ की लड़ाई सिर्फ एक बार नहीं बल्कि बार बार लड़नी पड़ती है। ये एक मुसलसल जद्दोजहद है जिसे हर नस्ल को आगे बढ़ाना होता है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो हम आपसे बस इतना ही कहेंगे कि हमारा हौसला बढ़ाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ये छोटा सा बटन दबाकर आप हमारी मेहनत की कद्र कर सकते हैं। हर शेयर, हर लाइक, हर कमेंट हमारी टीम को एक नई ताकत देता है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया है तो इसे अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और जानने वालों के साथ जरूर शेयर करें। शायद किसी और के दिल तक भी ये एहसास पहुंच जाए जो आप तक पहुंचा है। हम फिर से मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और दुआओं में याद रखिए।
शुक्रिया और अल्लाह हाफिज।